सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश हो और खुशहाल होंगे। आज हिंदी विषय में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व या जीवन परिचय को पढ़ते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आम लेखक, साहित्यकार या निबंधकार नहीं है। ये हिंदी साहित्य इतिहास के ऐसे चमकते सितारे हैं जिनको अगर हम अपने शब्दों के माध्यम से गुणगान गाएं तो वो असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि वो एक समीक्षक भी हैं, एक आलोचक भी है, एक निबंधकार भी हैं और इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे संपादक भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म चंद्रवली शुक्ल जी के घर में 1884 में उत्तर प्रदेश के अघोना नामक गांव में हुआ था। 9 साल की उम्र में ही शुक्ल जी ने अपनी माता को खो दिया था, अर्थात इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। लगभग 9 वर्ष के हुए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तभी इनकी माता ने, हम कह सकते हैं कि इस संसार को छोड़ दिया था। बिना माँ के स्नेह के जो बच्चा होता है वो समय से पहले अपने आप का परिपक्व महसूस करने लगता है, वो समय से पहले मैच्योर अवस्था को पा लेता है। कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उन्होंने प्राप्त की थी। मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा पास करने के बाद इनकी जो रुचि थी वो साहित्यिक क्षेत्र के अंदर थी, लेकिन इनके भी जो पिताजी थे वो इन्हें वकालत के अंदर डालना चाहते थे। तो वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ समय तक इन्होंने क्या किया है, चित्रकला के अध्यापक के रूप में, आजकल जिसको हम ड्राइंग टीचर बोलते हैं, तो चित्रकला के अध्यापक के रूप में इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया है। उसके पश्चात क्योंकि पिताजी की रुचि थी वकालत के अंदर, वकालत पढ़ने के लिए बाहर भी गए, लेकिन वहाँ इनकी रुचि न होने के कारण ये वकालत नहीं कर पाए और उसके अंदर असफल होकर या फेल होकर घर वापस आ गए। लेकिन फिर भी इनके पिताजी ने इनको नायब तहसीलदार के पद तक पहुंचा दिया, लेकिन रुचि नहीं थी इनकी इस विषय के अंदर, ये साहित्य के अंदर जाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने शीघ्र ही अपने नायब तहसीलदार के पद से त्याग पत्र देकर अपने रुचि के विषय यानी कि साहित्यिक कार्य के अंदर आ गए। साहित्यिक कार्य में ऐसा शुभ आगमन ही बोलते हैं जब किसी बहुत बड़े पद पर पहुंचने की व्यक्ति की इच्छा हो और अगर उसको वो वाला स्थान मिल जाए। इन्होंने जो भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध सभा जिसको हम कह सकते हैं, जो हिंदी भाषा के विकास में, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान देती हैं, उस सभा का नाम है नागरी प्रचारणी सभा। तो जो नागरी प्रचारणी सभा है बच्चे, इसकी स्थापना 1893 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1893 में। तो 1893 में जो नागरी प्रचारणी सभा थी उसके अंदर एक सह संपादक के रूप में, सह संपादक, संपादक होता है मुख्य संपादक, सह संपादक होता है जो उसका साथ दे, मुख्य संपादक का साथ देने वाले सह संपादक के रूप में इन्हें जिम्मेदारी दी गई और कार्य दिया गया इन्हें हिंदी शब्दकोश नाम से एक वो लिखना था, शब्दकोश लिखना था, हिंदी शब्द सागर के नाम से, सॉरी हिंदी शब्दकोश नहीं, हिंदी शब्द सागर के नाम से इन्हें एक शब्दकोश लिखना था। उसके अंदर इन्हें सह संपादक का कार्य सौंपा गया। किसका काम सौंपा गया? सह संपादक का कार्य सौंपा गया। उसके पश्चात इस कार्य को इन्होंने बहुत सफलता से, बहुत अच्छे तरीके से निभाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये निबंधकार नहीं, एक आलोचक नहीं, एक समीक्षक नहीं, एक बहुत ही अच्छे संपादक के रूप में भी कार्य इन्होंने किया था। सफल संपादक के गुण इनके अंदर थे। उसके पश्चात ये यही नहीं रुके, ये आगे बढ़े, अपने जीवन में बहुत उच्च पद पर गए। काशी विश्वविद्यालय है जो काशी यूनिवर्सिटी, जो बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता था हिंदी विषय का, वहां पर इन्होंने हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। आपने एक नाम और सुना होगा बाबू श्याम सुंदर दास जी का। बाबू श्याम सुंदर दास जी ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने हिंदी भाषा की, अगर पहली बार जिसने एमए की थी ना, इन्होंने एमए की नहीं थी। श्याम सुंदर दास जी कैसे व्यक्तित्व के धनी है, दोबारा से सुनिए। इन्होंने खुद मास्टर डिग्री नहीं की, एमए यानी कि मास्टर डिग्री, मास्टर इन आर्ट्स,
खुद एमए नहीं की, लेकिन एमए के छात्रों को पढ़ाने वाले व्यक्तित्व के जो धनी हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना एमए किया एमए की क्लास को पढ़ाया, वो कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास जी। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी के काशी विश्वविद्यालय के अंदर से आप कह सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, यानी कि कार्य मुक्त होने के बाद, अवकाश ग्रहण करने के बाद उस स्थान से 1937 के अंदर, किस सन में? 1937 में, इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ये जिम्मेवारी दी गई, यानी कि वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। कब? जब बाबू श्याम सुंदर दास जी 1937 के अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर से कार्य मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद काशी विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने एज ए विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्य इस भारतवर्ष का 1947 में हमने इस महान व्यक्तित्व को खो दिया, अर्थात ये सुख की सांस लेकर या सुख की चैन लेकर या स्वर्गवास इनका 1941 के अंदर हो गया। इससे पहले इन्होंने और भी बहुत कार्य किए। इन्होंने बहुत अच्छा इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। कब? 1929 में, जिसको हिंदी साहित्य का बहुत बेस्ट इतिहास, बहुत अच्छा इतिहास जिसको कहा जाता है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा 1929 में, जिसका प्रकाशन हुआ। उसके पश्चात अभी तक तो हमने बात की इनके व्यक्तित्व के बारे में, अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं रची। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी चलाई। अनेक विधाओं का मतलब है इन्होंने कहानियां भी लिखी, इन्होंने काव्य रचना भी रची, इन्होंने निबंध भी लिखे, इन्होंने आलोचना भी लिखी, समीक्षा भी की, बहुत सारे कार्य किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय एक कहानी लिखी 1903 के अंदर, जो बहुत अच्छी कहानी मानी गई। इन्होंने बुद्ध चरित्र और अभिमन्यु वध जैसी रचनाओं का, काव्य रचना का भी रचना की। जब ये केवल 9th क्लास में पढ़ते थे, 9वीं कक्षा के छात्र थे, केवल 9th क्लास के अंदर इन्होंने ऐसे इन इमेजिनेशन इस पुस्तक का अनुवाद हिंदी भाषा के अंदर कर दिया था। कौन सी कक्षा के छात्र होकर? 9th कक्षा के छात्र होकर ऐसे इन इमेजिनेशन का, यानी कि ये बहुत अच्छे, ये तो थी इन विधाओं का तो इन्होंने मतलब रचना रची है। इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छे अनुवादक भी हम इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं बहुत अच्छे अनुवादक? क्योंकि 9th क्लास में होते हुए इन्होंने अंग्रेजी की रचना ऐसे इन इमेजिनेशन का हिंदी भाषा में बहुत अच्छे से अनुवाद कर दिया था। इसके बाद इन्होंने निबंध लिखे और इनके जो निबंध थे वो चिंतामणि संग्रह है। इस चिंतामणि संग्रह के अंदर बहुत सारे निबंधों को, यानी कि तो संग्रह का नाम है चिंतामणि, तो 2 भागों के अंदर प्रकाशन हुआ है चिंतामणि संग्रह का। तो इन्होंने चिंतामणि निबंध संग्रह के अंदर इनके बहुत सारे निबंध है जो बहुत अच्छे निबंध है। उसके बाद इन्होंने आलोचना भी की है। आलोचना इन्होंने काव्य में रहस्यवाद कि काव्य के अंदर जो काव्य कविताएं रची जाती है उसका क्या रहस्य होता है, इसके नाम से किया है। सूरदास के जो रचना रची हुई है, सूर सागर जैसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनकी भी इन्होंने समीक्षा की है। तुलसी और जायसी की साहित्यिक समीक्षाएं की हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने अभी आपको बताया था, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इस इतिहास को, ये इसको हम आलोचना में ना लिखकर अलग से लिखेंगे, इतिहास लेखन का कार्य। और क्या लिखा है, किस नाम से लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और कब लिखा है? ये 1929 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था, इन्होंने तब लिखा था। बहुत बेस्ट जो परफेक्ट इतिहास लिखा गया था, ये 1929 में पहली बार शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। ये बात तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने निबंध के क्षेत्र में और आलोचना के क्षेत्र में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अगर हम सहयोग की बात करें, वो बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। इन्होंने भाव और मनोविकार, साहित्य तथा समीक्षा के भी सफल निबंध लिखे हैं। भाव और मनोविकार का मतलब है, इससे पहले का जो युग था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब युग आया लेखन कार्य में, निबंध कार्य के अंदर, निबंध काल के अंदर, तो उससे पहले का जो युग था उसमें भारतेंदु युग आया था।
तो भारतेंदु और द्विवेदी युग, क्योंकि अगर यदि हम युगानुसार इनकी बात करें ना यह निबंध की, तो सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, जिसके नाम पर युग का नाम रखा गया है। दूसरा है द्विवेदी युग, और तीसरे युग का नाम आता है शुक्ल युग। यानी कि शुक्ल युग से पहले जो निबंध लिखे गए थे, भारतेंदु युग के दौरान जो प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, उन्होंने अपने साहित्य में भाव और मनोविकार से संबंधित कुछ निबंध लिखे थे। लेकिन बहुत अच्छे जो निबंध लिखे हैं भाव और मनोविकार से जुड़े हुए, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं, जो श्रेष्ठ निबंधों के अंदर जिनकी गिनती की जाती है। उसके पश्चात यदि हम बात करें, आचार्य शुक्ल के विचार प्रधान निबंध तत्कालीन सरस्वती पत्रिका ऐसी पत्रिका है जो आज वर्तमान समय में हम हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं ना, इसको इस रूप में खड़ी करने में मुख्य भूमिका सरस्वती पत्रिका की और महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो जो इन्होंने विचार प्रधान यानी कि बहुत बेस्ट इनके निबंध थे, वो निबंध इनके सारे सरस्वती पत्रिका में, और जो आनंद कादम्बनी, इसके संपादक कौन होते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, और आनंद कादम्बनी पत्रिका के अंदर इनके निबंधों को प्रकाशित किया गया था। इनके निबंध साहित्य के बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उचित ही लिखा है। वैसे श्याम सुंदर दास जी इनसे पहले के हैं, क्योंकि तो उस समय पे रिटायर्ड भी हो जाते हैं। तो श्याम सुंदर दास जी ने इनकी विशेषता कहते हुए इनके बारे में लिखा है कि इनके निबंध अधिकांश गूढ़ और जटिल होते हैं। गूढ़ का मतलब होता है बहुत गहरी बातें कहने वाले, जटिल का मतलब होता है जो आसानी से समझ में ना आए, काफी टफ। उनसे चाहे साधारण हिंदी पाठकों का मनोरंजन न होता हो, जो आम हिंदी भाषा को पढ़ने वाले जो पाठक लोग होते हैं, उनका भले ही मनोरंजन नहीं होता, उन्हें मजा नहीं आएगा पढ़ने में, पर हिंदी की उच्च शिक्षा के लिए, हिंदी की अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वे आगे चलकर बड़े काम के होंगे। वो उनको पढ़कर बहुत अधिक सीख सकते हैं। इस बात को स्वीकार किया है कि किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। जो कैसे व्यक्तित्व के धनी हैं? वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बिना एमए के एमए क्लास को पढ़ाया है। इसका मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लोहा किसने स्वीकार किया है? श्याम सुंदर दास जी ने भी स्वीकार किया है। क्या कहा है? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसे गूढ़ और जटिल विषय पर निबंध लिखते हैं जो लोगों का मनोरंजन नहीं करते, बल्कि जो आगे अपने जीवन में हिंदी भाषा को बहुत गहराई से उतारना चाहते हैं, उनके जीवन में काम जरूर आएंगे। मनोरंजन नहीं करेंगे कि आपके मन को कोई उनको पढ़ने में प्रसन्नता हासिल होगी, क्योंकि वो विचार प्रधान है। पहले हम बात कर चुके हैं ना, विचार प्रधान कई प्रकार के लिखे हैं इन्होंने, तो विचार प्रधान इनके जो निबंध है बहुत अच्छे हैं। आशा करती हूँ कि जो मैंने आज इनकी रचनाएं आपको बताई है, कहानियां क्या है इनकी, 11 वर्ष का समय, काव्य रचना क्या है, जैसे बुद्ध चरित्र है और अभिमन्यु वध है, और मैंने इनकी बताई थी आपको अनुवाद क्या किया है, ऐसे इन इमेजिनेशन का अनुवाद किया है। कौन सी क्लास में रहते हुए? 9th क्लास में रहते हुए। निबंध क्या लिखे हैं? बहुत सारे निबंध लिखे हैं, जैसे नाम ले सकते हैं निबंध का हम, लज्जा और गलानी है, लोभ और प्रीति है, ईर्ष्या है, घृणा है, भय है, क्रोध है, और उत्साह निबंध जो इसी आपके इस सेमेस्टर के अंदर दिया हुआ है, उत्साह निबंध। बहुत अच्छे अच्छे निबंध हैं इनके। तो मन विकार से जुड़े हुए, मनों के विकार से जुड़े हुए इनके बहुत सारे निबंध है जो एक संग्रह के अंदर संकलित है, और उस संग्रह का नाम क्या है? चिंतामणि। और आलोचना कबीर के ऊपर इन्होंने सूरदास पर इन्होंने की है। तुलसी और जायसी के साहित्य की समीक्षा इन्होंने की है। काव्य में रहस्यवाद क्या होता है, कविता क्या होती है, कविता क्या है, ये भी इनका निबंध है, कविता क्या है। ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखकर हिंदी भाषा के जो आगे भविष्य में होने वाले पाठक हैं उनका बहुत सारा मार्गदर्शन किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने इतनी बातें समझाई हैं आपको जरूर समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे को ना समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। वीडियो 15 मिनट के लगभग का हो चुका है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।